हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमें कल क्वेश्चन पूछा गया था उससे। रितेश ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था which says that A is a point on the circumference of a circle and it moves 600 meter in the north and then 800 meters in the east. So 600 meters in the north and then 800 meters in the east. And then it reaches a point which is diametrically opposite from its starting point. ठीक है, तो आपको थोड़ा भी विजुअलाइज करना पड़ेगा बिकॉज दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट गेटिंग द डायग्राम राइट। वो आ गया तो बहुत सोल्यूशन इजी है। सो आप सोचो कि एक पॉइंट है, फॉरगेट अबाउट द सर्कल, एक पॉइंट है, एक वो चलता है 600 मीटर्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। सो दिस इज योर नॉर्थ डायरेक्शन 600 मीटर्स। देन वो जाता है 800 मीटर्स इन द ईस्ट 800 मीटर्स, राइट? नाउ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट दे आर डायमेट्रिकली ऑपोजिट। तो मतलब कि क्या बोलना चाह रहे हैं इधर से डायमेट्रिकली ऑपोजिट, मतलब नेचुरली ये डायमीटर हुआ। अगर ये डायमीटर हुआ तो नेचुरली ये क्या हो गया, सेंटर हो गया उस सर्कल का। तो अब बस आपको ये डायग्राम इसके अंदर सर्कल के अंदर बना देना है, समझा आपको? सो हम लोग एक पहले सेंटर बनाएंगे। ये उसका हो गया अगर स्टार्ट पॉइंट, तो ये हो जाएगा उसका एंड पॉइंट एंड वो गया था पहले 600 मीटर नॉर्थ एंड देन 800 मीटर इन द ईस्ट। इट बिकम्स सो सिंपल जब हम बाहर उसको पहले बना लेते हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। तो लेट मी गिव दीज नेम्स एज A, B and C and suppose the center is O. Okay? So now next, अभी हमें पता है जैसे हम कंपास में देखते हैं, हम डायरेक्शंस जब देखते हैं, the directions are always exactly perpendicular to each other. Say north to east, there is a 90 degree between them. East to south, south to west and west to north. राइट? सो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो नेचुरली जब ये नॉर्थ गया और फिर ईस्ट गया तो ये डायरेक्शन, ये एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री। सो ये डायग्राम हमने बनाया बेसिस द गिवन में था A starts from this point and then goes to B which is 600 meters and then goes to C which is 800 meter. सो आप ये गिवन लिख दोगे एंड टू फाइंड लिखोगे। क्या आपको फाइंड करना है? द डायमीटर। ठीक है? So now from the diagram, अभी हमारा जो solution है वो तो बहुत ही straight forward ये है कि from the diagram we have angle ABC as 90 degree and what is the reason? Directions are perpendicular to each other, right? Directions are perpendicular to each other, okay? And therefore by what? By theorem of Pythagoras, right? By theorem of Pythagoras हम बोल सकते हैं कि the longest side which will be the side opposite to the right angle, यानी कि angle B is your right angle, so which is the longest side? AC. So AC square will be equal to AB square plus BC square, right? So AC is nothing but your diameter. Why is it diameter? Because it is given in the question कि जो starting and end point are diametrically opposite to each other and therefore naturally मतलब वो center से गुजरता है, राइट? तो ए बी इस कितना आपको दिया है 600 उसका स्क्वायर प्लस 800 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36। दो जीरो को जब आप स्क्वायर करते हो तो डबल इंटू 2 करने का, यानी कि 4 जीरो 1 2 3 4 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। अगेन दो जीरो को जब आप स्क्वायर करोगे तो 1 2 3 4, ये ऐड करके 36 प्लस 64 आता है 100 और ये बचे हुए 4 जीरो को ऐड करेंगे तो ऐसे ही आएगा। ठीक है? ये हो गया आपका AC स्क्वायर। तो AC कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। 4 जीरो के लिए जब हम उल्टा स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 कर देंगे उसको, राइट? 2 को जब आप स्क्वायर करते हो 0 तो डबल का इट डबल्स, 2 का 2 2 into 2 यानी कि 4 जीरो हो जाता है। उसी तरह जब उल्टा जाते हो स्क्वायर रूट लेते हो तो 4 जीरो विल बी उसका आधा हो जाएगा यानी कि 2 जीरो। तो दिस मच मीटर। तो AC is 1000 meter which is the diameter. So now we'll come to the next part which is touching circles. तो हमने इसके बारे में एक ब्रीफ पहले भी पढ़ा था, externally touching circles and internally touching circles. So externally touching circles क्या होते हैं कि they will touch at a point outside the circle, this point. So now what happens is इसका center, दोनों का सेंटर, दोनों सर्कल्स का सेंटर एंड देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल ऑलवेज बी इन अ स्ट्रेट लाइन। दे विल बी व्हाट? दे विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब दे विल बी कोलिनियर पॉइंट्स। सिमिलरली में इंटरनली टचिंग सर्कल हो तो अगेन देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस इज देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट,
दिस इज इसका सेंटर एंड ये इसका सेंटर, दे विल ऑलवेज बी इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये एज एन हम लोग ड्रॉ करके भी देख सकते हैं एंड एज अ थ्योरम भी हम लोग प्रूव करने वाले हैं कि व्हाई दे आर दीस पॉइंट्स आर कोलिनियर, हाउ दीस पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो ये दो केस हमने बना लिया है थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स में कि when they are externally touching and when they are internally touching. Okay, so given आपको है कि there are two circles with center A and C externally touching at B and internally touching at B. मतलब हम लोग ये दोनों केस करेंगे बेसिकली ऑफ टचिंग सर्कल्स एंड हमको प्रूव क्या करना है कि पॉइंट्स A, B, C you have to prove that points A, B and C are collinear. क्या प्रूव करना है? That they are collinear. ठीक है? So now because they are touching at a common point, if you draw a line through this common point, what will it become? It will become a tangent. है ना? It will be the common tangent for the two circles. Because tangent क्या होता है? वही होता है ना which touches the circle at one and only one point. So this is that tangent. And this point of contact is called as the common point of contact, right? Either be similarly from their point of contact, common point of contact, if we draw a line, that will be what? The tangent. Say line L. So आपका एक construction में इतना है कि through the common point of contact, through the common point of contact, which हमने जिसको नाम दिया है B, draw a line L as common tangent to the circles. Okay? Clear? As common tangent. So हमारा proof होगा. So because it is a tangent, what will happen? अगर मैं ये radius को draw करूँ, this is the radius, right? This is the radius. मैंने ये रेडियस को ड्रॉ कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है खाली। सो अगर वो तो क्या हो जाएगा एंड दिस B इज दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइक आई सेड। सो लाइन L will be what? Perpendicular to AB, right? Line L will be perpendicular to AB. क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, ये tangent है। Tangent theorem क्या बोलता है कि the tangent is perpendicular to the radius at the point of contact. So line L is perpendicular to AB and line L is also perpendicular to BC. इसका रीजन क्या है? Tangent theorem. क्या रीजन है? Tangent theorem. फिर वो इस सर्कल, इन दो सर्कल्स के लिए भी वैलिड है पॉइंट, इन दो के लिए भी। You can see ना, AB is the radius, so L is tangent to L is perpendicular to AB and L is perpendicular to BC. यानी कि if you that is अगर मैं उल्टा लिखूं, यानी कि AB परपेंडिकुलर है लाइन L को एंड BC भी परपेंडिकुलर है लाइन L को। अब ये कब होता है? जब एक मैंने लाइन बनाया है, कॉमन लाइन, और दो उसको परपेंडिकुलर है फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। ये देखो, ये है AB, ये है BC, मतलब B एक कॉमन पॉइंट है, तो एक कॉमन पॉइंट हो गया B, और ये लाइन को परपेंडिकुलर कोई गिर रहा है। तो अगर मैंने ये BA है ये, तो मुझे BC भी तो इधर ही बनाना पड़ेगा ना, BC। मैं क्या ऐसा बना सकती हूँ क्या दूसरा परपेंडिकुलर? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन यू कैन ड्रॉ ओनली वन परपेंडिकुलर टुवर्ड्स अ लाइन, राइट? सो सेम थिंग इधर हो रहा है कि व्हेन वी से कि AB भी परपेंडिकुलर है लाइन L को और BC भी परपेंडिकुलर है लाइन L को, मतलब देन AB एंड BC will be nothing but the same line का extension. It will be the same line, only then it is possible. Therefore, from a common point outside the line, only one perpendicular can be drawn. From a common point outside the line, only one perpendicular can be drawn to the line, and therefore points A, B, C are nothing but collinear, right? तो ये A, B, C इसके लिए एक ही लाइन में होंगे ना, ऊपर होगा तो एक नीचे होगा, लेकिन लाइन तो एक ही होगी, बिकॉज हम ये दूसरा परपेंडिकुलर नहीं बना सकते L को कि कोई और डायरेक्शन में जाते हुए, it will not be perpendicular, and that is why these points will be what? They will be collinear. मतलब ये एक ही लाइन हो सकती है ऐसी जो एक दूसरे लाइन को परपेंडिकुलर हो, बिकॉज उनका कॉमन पॉइंट है outside the line. Okay, and one more thing about the touching circles, हम क्या बोल सकते हैं? Now that we know कि they are the center,
the point of contact and both the centers and the point of contact, they are collinear. So what can we say about the distance between their centers? The distance between the centers will be what? The sum of the both the radii of the circle. बराबर है? For externally touching circles, जब आपको दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस बोलेंगे, what will that be equal to? The sum of इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस, right? And similarly अगर internally touching है तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा ना, इसका जो रेडियस रहेगा माइनस इसका रेडियस. So that will be, suppose say AB and C, so it will be AB minus BC. ये क्या बोल रही हूँ मैं? The distance between the centers, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? AB plus BC. क्यों? क्योंकि A dash B dash C अभी हमने बताया ना, तो पॉइंट्स आर कोलिनियर. एंड इसी तरह इधर अगर मुझे बताना है कि इसका सेंटर यानी कि A का और C के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये बाहर वाले सर्कल का रेडियस लेना पड़ेगा माइनस ये अंदर वाले सर्कल के रेडियस को करना पड़ेगा. तो ये जो बच जाएगा यानी कि AC, दैट विल बी योर डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स. ठीक है, तो इसी पे हमारा एक्सरसाइज बेस्ड जो अभी हम करेंगे, विच इज रिलेटिवली सिंपल बिकॉज ये मोर और लेस खाली थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स पे ही डिपेंडेंट है. सो लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज. सो फर्स्ट सम बोलता है कि देयर आर टू सर्कल्स व्हिच आर इंटरनली टचिंग. एक का रेडियस इज 4.8, एक का रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर. You have to find the distance between the centers. तो अभी हमने पढ़ा theorem of touching circles. We know कि the centers and their point of contact are collinear. And इसके लिए हम add, subtract जो भी है कर सकते हैं to get the distance between their centers. So अभी in this case, because the circles are internally touching circle, distance between the centers क्या होगा? तो आप लिखोगे distance between the centers of internally touching circles is what? Nothing but the difference between the radius. है ना, ये एक सेंटर है, ये एक सेंटर है. तो आपको अगर डिस्टेंस फाइंड करना है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो क्या करना पड़ेगा? ये पूरा रेडियस यानी कि बाहर वाले सर्कल का रेडियस और ये अंदर वाले सर्कल के रेडियस को माइनस करना पड़ेगा. तो ये पार्ट बच जाएगा ना. तो बस वैसे ही हम लोग क्या करेंगे? 4.8 माइनस 3.5. बेसिकली ये क्या है? थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स. इसका रीजन क्या रहता है? थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स आप लिख सकते हो. ठीक है, सो 4.8 माइनस 3.5 which gives you how much? 1.3 सेंटीमीटर. क्लियर है? सो दिस इज फॉर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ इंटरनली टचिंग सर्कल. अभी सेकंड सम है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ एक्सटर्नली टचिंग सर्कल. तो वही लिखेंगे, खाली इंटरनली को एक्सटर्नली, एंड सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस अभी कितना हो जाता है? फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस यानी कि इसका रेडियस एंड दिस टू दिस और इसका रेडियस, मतलब यू विल ऐड. सो दैट विल बी 5.5 प्लस 4.2, दैट इज नथिंग बट 9.7 सेंटीमीटर. ठीक है, सो इसमें भी सिमिलरली लिखना है, तो मैंने इसलिए साथ में ही दिखा दिया आपको. अब क्या वो सेंटेंस क्या है? इधर लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ इंटरनली टचिंग सर्कल्स, इधर लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ एक्सटर्नली टचिंग सर्कल इज दिस प्लस दिस, और इसका रीजन आप क्या लिखोगे? थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल. एंड क्लियर इतने. ठीक है, थर्ड वन इज उन्होंने आपको बोला है दो रेडियस दिया है, एक 4 सेंटीमीटर है, एक 2.8, एंड बोला है कि ड्रॉ करना है दो सर्कल्स, एक बार इंटरनली टचिंग एक बार एक्सटर्नली टचिंग. तो कैसे करेंगे? वही आप अपना कंपास यूज कीजिए, 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाइए. ठीक है, ये उसका कोई सेंटर को नाम दे दीजिए P फॉर एग्जांपल, और ये आप उसका स्ट्रेट लाइन बना दीजिए बोल के कि ये 4 सेंटीमीटर है. ठीक है, अभी हमको पता है कि द एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स के पॉइंट कैसे रहते हैं? सेंटर, दे आर कोलिनियर. तो जैसे आपने जो लाइन पे बनाया होगा आपके बुक में, तो इसी लाइन पे आप इधर एक सेंटर ले लो सच दैट कि इसका और इसका डिस्टेंस इज हाउ मच? 2.8, क्योंकि ये वाले का रेडियस इज 2.8 द अदर सर्कल का. सो एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.8 you can put a center, okay, and give it a name as say Q. So ये जो आप इसमें ड्रॉ करोगे, this line will be how much? 2.8 सेंटीमीटर. एंड अभी इसी को रेडियस रख के आप ये दूसरा सर्कल को ड्रॉ करोगे विद द कंपास. क्लियर है? तो पहले हमने ये बनाया 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक सर्कल बनाया, फिर इसी पॉइंट को आप एक्सटेंड करो इस
यहाँ जहाँ पे रेडियस बनाया ना, वो पॉइंट को, वो लाइन को, वो सेगमेंट को आप एक्सटेंड करो 2.8 सेंटीमीटर और, एंड फिर वो बाहर का 2.8 लेके एक सर्कल बनाओ, मतलब इधर सेंटर पे रख के आप एक ऐसे रफली सर्कल बनाओ, ऑफ कोर्स यूजिंग अ कंपास। ठीक है, तो ये हो गया एक्सटर्नली टचिंग। और उसी तरह अगर इंटरनली टचिंग बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से वैसे ही करना है, खाली अंदर बनाना है, राइट। तो जैसे कि 4 सेंटीमीटर का मैंने ये रेडियस लेके बना दिया, ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, राइट। नाउ दिस इज इंटरनली। तो इंटरनली करते समय आप इधर से 2.8 मत लो, आप ये जो लाइन है ना, ये एंड से, ये एंड से आप 2.8 लो। तो यहां से आप लोगे तो सपोज 2.8 सेंटीमीटर इधर आया, ओके, 2.8 सेंटीमीटर, एंड ये अभी आपका क्या हो जाएगा, रेडियस। तो इसको एज अ रेडियस लेके नाउ यू मेक अ सर्कल, ऐसा। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज 2.8 सेंटीमीटर। समझा आपको? दिस आर इंटरनली टचिंग सर्कल्स। पहले आपने बाहर का बनाया 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके, फिर उसके आपने जो रेडियस बनाया है वो पॉइंट, एंड पॉइंट से आप 2.8 को मार्क कर दो, एंड फिर वो उतना ही आप रेडियस लेके नया सर्कल अंदर बना दो। क्लियर? सो नेक्स्ट सम पे आते हैं। इसमें आपको 2 सर्कल्स दिया हुआ है एक्सटर्नली टचिंग एट विद सेंटर्स P and Q, एंड थ्रू देयर कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट व्हिच इज दिस R, एक लाइन ड्रॉ की है which cuts the 2 circles in points A and B respectively। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक तीसरी लाइन बनाई हुई है जो A and B में सर्कल्स को इंटरसेक्ट करता है। आपको प्रूव करना है कि ये जो AP बन रहा है और ये BQ बन रहा है, they will be parallel to each other, also that triangles जो बन रहे हैं they are similar, and angle PAR का वैल्यू फाइंड, मतलब वैल्यू दिया है 35 डिग्री, तो एंगल RQB। तो वन एट ए टाइम करते हैं, फर्स्ट वाले पे ध्यान देते हैं कि AP पैरेलल टू PQ। तो एंगल्स पैरेलल, लाइंस पैरेलल कब होते हैं, तो देयर आर सम, कल ही मैंने एक्चुअली ये टॉपिक निकाला था जिसमें हमने इंटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़ा था। तो लेट्स जस्ट फॉर वंस एंड फॉर ऑल अंडरस्टैंड कि पैरेलल लाइंस में क्या बनता है। तो अगर ये 2 पैरेलल लाइंस है एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल, तो इसमें कुछ टाइप के एंगल्स बनते हैं। तो एक होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक होता है ऑल्टरनेट एंगल्स, एक होता है इंटीरियर एंगल्स, और सबकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, दे आर कॉन्ग्रुएंट। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। और वो दिखते कैसे हैं, सो जैसे कि दिस एंगल एंड दिस एंगल, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मतलब दोनों पैरेलल लाइंस पे ऑन द सेम साइड, करस्पॉन्डिंग साइड जिसको हम बोलते हैं, जो एंगल्स बन रहे हैं, दोज एंगल्स, दोज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड वो कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब दिस लाइंस, जो ये लाइंस की हम बात कर रहे हैं, वो पैरेलल लाइंस हो। मतलब इसमें लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। ओके, द लाइंस आर पैरेलल एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन A। तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को आइडेंटिफाई करने का है तरीका है F, या तो ऐसा F, या तो ऐसा F, या तो ऐसा F, या तो ऐसा F। समझा आपको? किसी भी डायरेक्शन में, मतलब ऐसा F जब मैं बोल रही हूँ, मतलब दिस एंगल की बात कर रही हूँ एंड दिस एंगल। जब ऐसा बोल रही हूँ यानी कि दिस एंगल एंड दिस एंगल। जब ऐसा बोल रही हूँ यानी कि दिस एंगल एंड दिस एंगल, एंड ऐसा बोल रही हूँ तो ये एंगल। समझा ना आपको? ये होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, उसी तरह होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स दूसरे। तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या बनाते हैं, Z ऐसे, यानी कि दिस एंगल एंड दिस ऑन द ऑल्टरनेट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल। हाँ, और अगर या तो उल्टा Z, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल। तो ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में क्या होता है कि अगेन दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर व्हेन, जब द लाइंस आर पैरेलल। व्हाई आई एम सेइंग बार बार ये लाइंस आर पैरेलल, मैं इन जनरल ऐसा भी कुछ डायग्राम बना सकती हूँ। देखो, ये 2 लाइन और ये ट्रांसवर्सल, इसमें भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये करस्पॉन्डिंग का मतलब बेसिकली क्या हो गया कि सेम साइड पे, हम जैसे कि ट्रायंगल में बोलते थे करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब जो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हो उसी वैसा ही बात अगर आप उस ट्रायंगल में करो तो कौन सा साइड उससे मैच होता है ना। सो वैसे ही अगर मैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलूं, मतलब
दोनों लाइंस पे ऑन द सेम साइड वाला एंगल्स की बात कर रही हूँ मैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। लेकिन ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लाइन से पैरेलल नहीं है। इसके इसमें भी ऑल्टरनेट एंगल्स है, दिस एंड दिस ऑल्टरनेट एंगल्स। ये z बन रहा है ना, दिस एंगल इज दिस एंड दिस वाला इज दिस, तो दे आर ऑल्टरनेट बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बिकॉज द लाइंस आर नॉट पैरेलल। सो ये सिर्फ पैरेलल लाइंस के लिए होता है कि व्हेन द लाइंस आर पैरेलल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। द ऑल्टरनेट एंगल्स, अभी मैंने बोला ये z, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल, मतलब एक आर्म कॉमन आता है। आपने देखा ड्राइंग करते ट्रेस करते वक्त भी ऑल्टरनेट एंगल से ज्यादा दिस एंड देन यू गो अगेन दिस, मतलब ये कॉमन आर्म हो गया। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी व्हाट, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ऑल्टरनेट एंगल्स। एंड इंटीरियर एंगल्स जो हमने कल पढ़ा कैसा रहता है, वो सी शेप में, सी या तो ऐसा, मतलब ये दो की बात हो रही है, ये दो की। Okay, and they are not congruent, they are supplementary. क्या होते हैं बोलो, supplementary, मतलब when you add this angle and this, it will be 180 degree. कितना होगा 180 degree. They are supplementary to each other. ठीक है, इतना पैरेलल लाइंस के बारे में क्लियर है। मतलब अगर आपको कोई दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है तो इन तीनों में से किसी चीज का यूज करना है। या तो आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, या आप ऑल्टरनेट एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, या आप इंटीरियर एंगल्स को सप्लीमेंट्री प्रूव करो, तो आपके लाइंस जो है वो पैरेलल हो जाएंगे। तो ये सब में आपको क्या दिख रहा है जो हम कर सकते हैं, तो आप वो डायग्राम को अच्छी से देखिए। सो देयर इज समथिंग जो हम लोग इन चीजों में से कर सकते हैं और इसके लिए द लाइंस विल बी पैरेलल, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं विद द एंगल्स, क्योंकि अभी हमने देखा ना एंगल्स की बात हो रही है ना, एंगल से ही आप लाइन को पैरेलल प्रूव करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द फैक्ट कि ये जो है ये रेडियस है, बराबर है, ये एक ही सर्कल का रेडियस है PR और PA। तो उन दोनों के नेचुरली अगर दो साइड्स, एक ट्रायंगल में अगर दो साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट तो उनके ऑपोजिट के क्या होते हैं, एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, राइट। तो उसी तरह से इन ट्रायंगल PAR, दिस ट्रायंगल PA is congruent to PR, बराबर है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। आप रीजन आप लिखोगे रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एंड देयरफॉर जो एंगल्स उसके ऑपोजिट है, PA के, ये PA साइड है, इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये इसके ऑपोजिट, ये साइड के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, जो नाम नहीं आता है PA में, यानी कि R। तो ये R का पूरा नाम क्या है, PRA। देयरफॉर एंगल PRA is congruent to एंगल PR के ऑपोजिट कौन सा एंगल हो गया, A, जिसका नाम नहीं आता है, वो A का पूरा नाम मैं क्या बोलूंगी, PAR। और इसका रीजन क्या है, आप आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम भी बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो एंगल्स ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स। कोई जो भी आपको रीजन सही लगता है आप लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग वही होता है, एंगल्स ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स या आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो जिस तरह से ये किया आप बोल सकते हो सिमिलरली वो दूसरे ट्रायंगल में भी यही है, दूसरे ट्रायंगल में भी तो ये दोनों उसकी रेडियस है RQ और QB, तो इसके RQ के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये, यानी कि एंगल QBR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जो QB के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, R, तो एंगल QRB, बराबर है, समझो आपको। तो ये ट्रायंगल में ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और ये ट्रायंगल में ये दोनों, क्यों, क्योंकि रेडियस कॉन्ग्रुएंट है ना, इसके लिए द एंगल्स ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर अभी मैं देखूं ये दोनों की बात, ये दोनों, तो ये दोनों क्या बन रहे हैं, ये ऐसे एंगल्स बन रहे हैं which are what, vertically opposite angles या vertical angles। तो vertical angles are always congruent, तो यानी कि एंगल ARP या PRA, जो भी मैं नाम बोलूं, एंगल PRA is congruent to एंगल QRB। और इसका रीजन क्या है, vertically opposite angles, vertically opposite angles, बराबर है। तो ये देखो ये PRA है और ये QRB है, मतलब एक इधर का है एक इधर का है, तो ये इससे कॉन्ग्रुएंट था, ये इससे, और बट ये दोनों आपस में अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों भी बचे हुए कॉन्ग्रुएंट हो गए नेचुरली। देयरफॉर कौन कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंगल PAR कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QBR। आप चाहिए तो इसको नंबरिंग भी दे सकते हो कि दिस वाज 1, दिस वाज 2, दिस वाज 3, एंड इधर लिखोगे फ्रॉम 1 2 3, समझा।
पी आर से कॉन्ग्रुएंट था, ये इससे था, आपने प्रूव किया कि पी आर ए और क्यू आर बी कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है, तो ये बचे हुए भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए ऑब्वियसली। अब देखो ये पी ए आर एंड क्यू बी आर, अभी पी ए आर को मैं पूरा बड़ा अगर मुझे नाम लिखना है, फुल नेम लिखना है एंगल का, तो मैं पी ए आर को पी ए बी भी बोल सकती हूँ, दैट इज पी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू क्यू बी आर को मैं क्यू बी आर भी मतलब मैं ए भी ले सकती हूँ ना, दे आर कोलिनियर पॉइंट्स, इसलिए ये हम कर सकते हैं, एंगल क्यू बी ए लिख सकते हैं। इसका रीजन क्या है, सिंस ए डैश आर डैश बी, बिकॉज दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर मैं अभी ये नाम देखो, ये दिख रहा है कुछ इसमें, कौन से एंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं, दिस पी ए बी एंड क्यू बी आर, दिस मतलब दिस एंड दिस। तो तभी जो हमने z की बात की थी तो मैंने सिर्फ ये दो z दिखाया था फॉर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि n दिखेगा, मतलब ये z ही है, समझा ना, इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, तो n भी दिख सकता है ऑल्टरनेट एंगल्स। बेसिकली मतलब होता है ट्रांसवर्सल के दोनों साइड। तो ये वैसा बन गया ना, दिस एंगल एंड दिस एंगल, एंगल PAB एंड एंगल QBA, सो दीज आर व्हाट, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो हमने अगर ऑल्टरनेट एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो क्या हो जाएगा, लाइंस विल बी पैरेलल। तो आप क्या लिखोगे, एंड देयरफॉर क्या, सेगमेंट जो भी है, हम सेगमेंट की बात कर रहे हैं, देयरफॉर सेगमेंट AP विल बी पैरेलल टू सेगमेंट BQ। इसका रीजन क्या है, ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। अब इसमें भी इतना कैच है, आप ये एक्चुअली में टेस्ट होता है एंड इसमें कन्वर्स भी होता है। तो कैसे याद रखना है कि कौन सा ये टेस्ट है कि कन्वर्स ऑफ टेस्ट है। तो जब भी आपको ऑल्टरनेट की स्पेलिंग याद रखनी है, ऑल्टरनेट की, तो जब भी आप A to L यानी कि एंगल टू लाइन जाते हो, एंगल टू लाइन से मेरा मतलब है आप एंगल्स बता के फिर लाइन को प्रूव करते हो कि वो पैरेलल है, तो ये होता है टेस्ट। वो टेस्ट जो भी, अगर ऑल्टरनेट एंगल्स की बात हो रही है तो ऑल्टरनेट एंगल्स टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात हो रही है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट, ठीक है। और वही अगर आप उल्टा चाहते हो, L to A मतलब आपने पहले लाइंस को पैरेलल बताया और फिर एंगल्स के बारे में आप बोलोगे कि ये लाइंस पैरेलल है, इसके लिए एंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, तो ये होता है कन्वर्स ऑफ टेस्ट। क्या होता है, कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ टेस्ट। तो कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स टेस्ट या कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट, व्हाटएवर, ठीक है। तो अभी इस केस में हम लोग ने क्या किया, पहले एंगल्स को बताया फिर लाइन को पैरेलल प्रूव किया। तो एंगल टू लाइन, एंगल टू लाइन गए तो हम लोग को इसको लिख सकते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स टेस्ट, ठीक है। अगर ये कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि ऑल्टरनेट एंगल्स टेस्ट लिखना है कि कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स टेस्ट लिखना है, तो सिंपली राइट ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स या ऑल्टरनेट एंगल्स प्रॉपर्टी। तो उसमें वो फर्क नहीं पड़ता है कि वो टेस्ट में है कि कन्वर्स वाले में है, आप सिर्फ लिखो कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स प्रॉपर्टी है। समझा आपको क्या बोला मैंने, ओके। सो हेंस हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया जहाँ पे हमको प्रूव करना था कि वो दोनों लाइंस, वो दोनों सेगमेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अभी हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपको सिमिलैरिटी प्रूव करना है। तो इन अ वे तो ये हो ही गया है। सिमिलैरिटी के क्या टेस्ट होते हैं, AA या SAS, है ना, ये हम लोग कॉमनली जो है, या SSS, ये हम लोग यूज करते हैं। तो अभी ये वाले दो ट्राइंगल्स में ऑलरेडी हमने ये एंगल्स की तो बात कर ही ली है कहीं ना कहीं, है ना। कौन सा है, देखो ये वर्टिकली ऑपोजिट है, बराबर है। और फिर क्योंकि हमने ये दोनों को, अगर मैंने ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताया, ये बचे हुए दोनों भी कॉन्ग्रुएंट थे ना अभी तो जो प्रूव किया हमने ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट है और ये ऑल्टरनेट एंगल्स अभी जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो मतलब दो सेट ऑफ एंगल्स तो ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये कौन सा टेस्ट से सिमिलर हो जाएगा, AA टेस्ट। उसके लिए लिखना क्या है, तो ज्यादा कुछ नहीं है, हमने ऑलरेडी इधर प्रूव कर दिया है ऊपर, तो बस एक फ्रॉम 1 फ्रॉम 2 भी आप लिख सकते हो चाहिए तो, ठीक है। आपको लिखना है इन ट्राइंगल APR, ये सेकेंड वाला पार्ट है, इन ट्राइंगल APR एंड ट्राइंगल RQB, ये दोनों ट्राइंगल्स में अभी हमने बताया ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंगल ARP कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QRB, वर्टिकल एंगल्स। जैसे मैंने बोला फ्रॉम 1 फ्रॉम 2 भी चाहिए तो लिख सकते हो क्योंकि आपने ऊपर लिखा है ये, तो वो भी चलेगा। एंड दूसरा कौन सा है, ये तो वर्टिकली, और एक ये वाला जो अभी हमने प्रूव किया, ये तो कौन सा, एंगल PAR कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QBR, ये आप लिख दो फ्रॉम
कि जहाँ पे भी आपने प्रूव किया था फ्रॉम 3 या 4 जो भी उसको आपने नंबर दिया था तभी प्रूव करते वक्त वो नंबर लिख दो एंड देयरफॉर ये ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ट्रायंगल APR सिमिलर टू ट्रायंगल RQB बाय व्हिच टेस्ट, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। 3 एंगल्स की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज नेचुरली जब 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो तीसरा एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होता ही है ट्रायंगल का। सो दैट इज अबाउट इट सेकंड पार्ट। एंड थर्ड पार्ट में क्या बोला है कि एंगल PAR इस उसमें मेजर दिया है आपको और फाइंड करना है दूसरे का। तो थर्ड पार्ट के लिए एंगल PAR दिया है 35 डिग्रीज। कौन सा एंगल PAR ये दिया है, ओके। आपको क्या फाइंड करना है, RQB ये फाइंड करना है, दिस। तो अगर PAR दिया है मतलब आपको ये भी दिया है, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो आप लिखोगे एंगल PAR इज इक्वल टू 35 डिग्री इज इक्वल टू एंगल QBR फ्रॉम 3, वो जो पहले तभी प्रूव किया था ना वो नंबर में। ये आप एक ही सब कर रहे हो ना, एक ही साथ, तो आप ऊपर रेफर कर सकते हो ऑब्वियसली। तो एंगल PAR और एंगल QBR का मेजर हमने इक्वल प्रूव किया था, बताया था ना कि ऑल्टरनेट एंगल्स है इसलिए तो वो पैरेलल निकले ना। तो इसके लिए ये भी कितना हो गया 35, तो ये आपका 35 पता है। अभी अगर QBR 35 है तो ये एंगल कितना है, ये हमने बताया था स्टार्टिंग में कॉन्ग्रुएंट है, व्हाई बिकॉज ये रेडियस सिमिलर है, एक ही सर्कल के सेम है, इसके लिए द साइड्स के ऑपोजिट जो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देयरफॉर देयरफॉर एंगल QRB वो भी कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू एंगल QBR, वो भी हो जाएगा 35 डिग्रीज। तो आपको 2 एंगल्स का मेजर मालूम है, आपको तीसरे एंगल का फाइंड करना है। इजी है, वेरी इजी है कि वो ट्राइंगल पे आप ले लो, इन ट्राइंगल QRB एंगल RQB जो फाइंड करना है प्लस एंगल ये वाला, ये दोनों दिस प्लस दिस, यानी कि 35 प्लस 35 शुड बी हाउ मच, 180 डिग्री। क्या है इसका रीजन, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, राइट। एक ट्राइंगल का मेजर कितना होता है, तीनों को ऐड किया तो 180 डिग्री, तो वो उसका रीजन है। तो आप करोगे एंगल RQB इज इक्वल टू, ये हो गया 35 प्लस 35 70, इधर गया तो माइनस 70, तो बचा 110 डिग्री। समझा ना, 35 प्लस 35 70, इधर आएगा 180 माइनस 70, इधर जाएगा तो एन बचेगा कितना 110 डिग्री। तो ये हो गया आपका RQ। ओके, तो अभी लास्ट समय एक्सरसाइज का इसमें दिया है आपको 2 सर्कल्स, एक का रेडियस 4 है, एक का 6 है, एंड एक कॉमन टेंजेंट बनाया है उनको विच इज लाइन L। ओके, जो एक सर्कल को टच करता है C पे, एक सर्कल को टच करता है D पे। आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ दैट कॉमन टेंजेंट, यानी कि CD का लेंथ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो जॉइन AB कर लो। वी नो इट इज कोलिनियर, द पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो इट विल बी अ लाइन। तो आपको करना है जॉइन AB, ऑल्सो आप AC एंड DB को क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे, एंड दिस विल बी व्हाट 90 डिग्री बाय tangent theorem. Tangent is perpendicular to the radius at the point of contact. Okay, इसके अलावा एक और कंस्ट्रक्शन में एक और क्या है, तो हमारा कंस्ट्रक्शन क्या है कि फ्रॉम पॉइंट A ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BD। ठीक है, हम लोग ये क्यों करते हैं, बिकॉज हमें CD का लेंथ फाइंड करना है। हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा है, तो जब हमको कुछ फाइंड करना है लेंथ, या तो कुछ क्वाड्रिलैटरल में हम बोलते हैं कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो उससे हम लेंथ पता करें, या कोई ट्राइंगल बन रहा है तो थ्योरम ऑफ पाइथागोरस जैसे वगैरह ये सब चीजें यूज करके करें। तो इन दैट केस हम लोग ने क्या किया, इसके लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन दिस BD, जिससे क्या हो गया कि अब ये ट्राइंगल बन रहा है और ये एक अलग क्वाड्रिलैटरल बन रहा है ना। ये पूरा पहले ही क्वाड्रिलैटरल था, लेकिन अभी ये 2 हिस्सों में बढ़ गया। अब हम इसको देखते हैं कि कैसे यूज कर सकते हैं हम CD का लेंथ फाइंड करने के लिए। तो अभी अगर हम, ये आपका चालू हो गया सॉल्यूशन। सो इन क्वाड्रिलैटरल AMDC, इन क्वाड्रिलैटरल AMDC, उसमें आपको बताएं कि एंगल ACD कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों, टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। उसी तरह से एंगल MDC कितना होगा, 90 डिग्री, सेम रीजन। एंगल AMD कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि हमने अभी कंस्ट्रक्शन किया ना उसी चीज का।
हमने कंस्ट्रक्शन किया, परपेंडिकुलर बनाया, तो ऑफ कोर्स एंगल AMD यानी कि दिस एंगल AMD कितना होगा 90 डिग्री। देयरफॉर जो बचा हुआ एंगल है यानी कि कौन सा एंगल CAM वो कितना होगा 90 डिग्री। ऑफ कोर्स क्यों? क्योंकि 360 से आप करोगे ना 360 पूरे साइड पूरे क्वाड्रिलैटरल का मेजर कितना होता है 360 माइनस क्या करोगे इन तीनों को यानी कि 90 प्लस 90 प्लस 90 बाकी तीनों को ऐड करके 360 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचा हुआ एंगल कितना मिलेगा 90 डिग्री। तो इस तरह से हमको CAM भी 90 डिग्री। ऐसा कौन सा क्वाड्रिलैटरल होता है जिसका ईच एंगल इज 90 डिग्री? तो सबसे पहले वो कौन सा क्वाड्रिलैटरल बनता है रेक्टेंगल। देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल CAMD इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्यों बोला मैंने? देखो स्क्वायर भी हो सकता है लेकिन स्क्वायर के लिए एक और क्या कंडीशन होनी चाहिए कि एडजेसेंट साइड्स शुड बी इक्वल, तो हम बोलते हैं कि इट इज अ स्क्वायर, है ना। एक स्क्वायर में क्या होता है एडजेसेंट साइड बाजू बाजू के साइड इक्वल होते हैं, इन शॉर्ट ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, तो वो उसका एक क्राइटेरिया होता है। लेकिन सिर्फ 90 बोलेंगे तो वो क्या बनता है? सबसे पहले आप उसको बोलोगे रेक्टेंगल, ठीक है। फिर रेक्टेंगल में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर क्या हो जाएगा AC विल बी इक्वल टू MD व्हिच विल बी इक्वल टू हाउ मच? AC अगर आप देख सकते हो तो रेडियस है फर्स्ट सर्कल का, सो AC इज इक्वल टू MD विल बी इक्वल टू 4, आपको दिया है क्वेश्चन में। उसी तरह से AM विल बी इक्वल टू CD, मतलब अभी आपका पूरा सॉल्यूशन इस पर डिपेंड करता है। आपको CD का लेंथ चाहिए, अगर वो चाहिए तो आपको क्या ढूंढना पड़ेगा AM का लेंथ, बराबर है। AM का लेंथ कैसे मिलेगा? ये वाले ट्रायंगल में थ्योरम ऑफ पाइथागोरस करके। इसके अलावा क्यों हमारे पास ये ऑलरेडी है क्योंकि AB, हमारे पास BM नहीं है, लेकिन अभी हमने क्या बोला कि AC इज इक्वल टू DM राइट विच इज 4, तो DM अगर 4 है, ये पार्ट 4 है और ये पूरा DB का तो लेंथ हमको पता था ना क्योंकि रेडियस तो दोनों दिया था, एक का 4 था एक का 6 था, तो रेडियस तो हमको दूसरे वाले का भी पता है, तो DM उसमें से 4 अगर हट गया तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल 6 है रेडियस। तो देयरफॉर आप क्या बोलोगे जो BM है वो BM कैसे मिलेगा आपको BD माइनस DM करके, बराबर है। इसका रीजन क्या है B', M', D कंस्ट्रक्शन आपने किया है, तो BM कैसे मिलेगा BD कितना है टोटल 6 माइनस DM कितना है ये हमने इधर ढूंढा था ना विच इज 4 यानी कि 2। तो अभी आपको AC पता है कितना है, आपको BM पता है, आपको AB इसमें पता है, तो आपको क्या करना है सिर्फ थ्योरम ऑफ पाइथागोरस करके AM ढूंढना है और अगर AM मिल जाएगा तो आपको CD भी मिल जाएगा। तो आगे का पार्ट इज रिलेटिवली सिंपल जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सिर्फ थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। तो समझे आपको हमने कंस्ट्रक्शन क्यों किया? तो पहले इट वाज जस्ट अ क्वाड्रिलैटरल, उस क्वाड्रिलैटरल को हमने ट्रायंगल में लाने के लिए हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वो दो हिस्सों में बढ़ गया, एक क्वाड्रिलैटरल अगेन जो थाई और एक ट्रायंगल। वो क्वाड्रिलैटरल को हमने प्रूव किया कि वो रेक्टेंगल है, इसके लिए ऑपोजिट साइड विल बी इक्वल। उससे हमें हेल्प हुआ थ्योरम ऑफ पाइथागोरस यूज करने में इन द ट्रायंगल टू फाइंड जो हमको फाइंड करना है व्हिच इज CD, राइट। सो अभी मैं बोलूंगी इन ट्रायंगल ABM बाय थ्योरम ऑफ पाइथागोरस, क्या बोलूंगी अभी इसमें कौन सा हाइपोटेन्यूज है? क्लियरली मैंने बोला है जो राइट एंगल के ऑपोजिट का साइड, राइट एंगल इज M, उसके ऑपोजिट का साइड हो गया AB, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, ठीक है। उसमें AB आपको दिया है, अच्छा AB कितना होगा तो आप इधर कर लो, चाहिए तो एक स्टेप में, तो AB विल बी व्हाट? इट विल बी AE प्लस EB, बराबर है ना। AB किसका बना हुआ है? हमने बोला है कि द पॉइंट्स आर कोलिनियर, राइट। सो इसके लिए AE प्लस EB यानी कि 4 प्लस 6 विच इज 10। ये एज अ स्टेप आप चाहिए तो पहले कर लो या इन ब्रैकेट तभी के तभी वहां पे कर लो, ठीक है। तो इसका रीजन आप क्या बोलोगे AB इज इक्वल टू AE प्लस EB, क्यों? बिकॉज थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, है ना। इसके लिए तो ये A', B है ना, दे हैव द पॉइंट्स आर कोलिनियर ना, तो इसका रीजन आप एज अगर आपने इसको पहले लिखा है सम में आप चाहिए तो इसे पहले भी कर सकते हैं या इधर क्विकली एज अ रीजन भी कर सकते हैं। जब आप AB के लिए 10 डालोगे तो आप ब्रैकेट में लिख दो AB इज इक्वल टू AE प्लस EB एंड ऐसा करके आप उधर सॉल्व कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या 10 का स्क्वायर, BM कितना आएगा 2 का स्क्वायर, ये ढूंढा हमने पहले ही, प्लस AM कितना आएगा वो हम ढूंढ रहे हैं, राइट। सो
आगे आएगा am स्क्वायर, उसको आप एक साइड पे छोड़ दो, ये 2 स्क्वायर इधर आएगा तो कितना आएगा 100 माइनस 2 का स्क्वायर विच इज 4, राइट? सो 100 माइनस 4 विच इज 96, ये आ गया आपका am स्क्वायर। आप क्या फाइंड कर रहे हो? am कर रहे हो, तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा आपको। तो क्या कर सकते हैं इसमें कि अगर 96 का आपको लिखना है सिंप्लीफाइड फॉर्म में सच दैट एक का स्क्वायर रूट निकले और दूसरा वो और सिंप्लीफाई ना हो सके, तो आप ऐसे डिवाइड करके देख लो, तो जो दो की जोड़ी बनती है वो नंबर्स को आप साथ में रखो। मैंने 96 को डिवाइड किया है तो एक एक स्टेप बाय स्टेप करने का, तो 2 से डिवाइड किया तो आया 48, 2 से डिवाइड किया तो आया 24, 2 से डिवाइड किया 12, 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3, फिर 3 से डिवाइड किया 1। ठीक है, ऐसा करने के बाद अभी आप जोड़ी बना लो, तो 2 2 इधर एक 2 2 हो गया, यानी कि 2 2 ये हो गया 4, ये 2 2 एक हो गया 4 और ये बचा 6। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 4 into 4 into 6। समझा आपको? ये जोड़ी बना लिया 2 2 का, तो वो आ गया 4, ये 2 2 का आ गया 4 और ये जो बचा 2 3 6। तो इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम कैसे निकालते हैं? 2 4 के लिए तो हम एक 4 कर देंगे, स्क्वायर रूट निकाला इसके लिए, एंड 6 को हम लिखेंगे √6, क्योंकि वो वैसे भी इसको अगर मैं सिंप्लीफाई 2 into 3 करूँ तो दोनों का ही रूट नहीं निकलता, तो ये हम इधर ही छोड़ देंगे। Therefore am आ गया 4√6, यानी कि आप क्या ढूंढ रहे थे? Therefore CD is also how much? 4√6। हमने पहले बताया ना am is equal to CD, क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, तो 4√6 यूनिट्स या सेंटीमीटर, जो भी आपके बुक में दिया होगा, सेंटीमीटर दिया है तो आप सेंटीमीटर लिख सकते हो। ठीक है, इज दैट क्लियर? So this ends the exercise.